हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड प्रगति द साइड योर एसएसटी टीचर। देखो, आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया था कल, यानी कि हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोगों को करना है इसके क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को इस चैप्टर में दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो तक ना देखा हो जिसमें हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से समझा है, एक बार प्लीज उन वीडियोस को देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मैंने डाल रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमारा ये एक लाइन यहां से रह गई थी बिकॉज ऑफ लो बैटरी, और ये बिफोर वी मूव ऑन वाला पार्ट रह गया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है, जब हमने बात कर रही थी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने कहा था कि हमें सस्टेनेबल तरीके से काम करना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जब हम अभी का भी ध्यान रखें और हम आगे का भी ध्यान रख रहे हैं, फ्यूचर की जनरेशंस का भी ध्यान रख रहे हैं, उसका मतलब होता है सस्टेनेबल तरीके से जिंदगी को जीना। तो वही यहाँ पर बात करी गई है, जिसको हम बहुत लॉन्ग पीरियड तक हम उस चीज को रख सके, हम बहुत लॉन्ग पीरियड तक उस चीज को मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ठीक है, तो कह रहे हैं लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। भाई मान लो पहले 100 लोग थे, उनको 10 किलो फॉर सपोज उनको 100 किलो आटा, 100 किलो ज्यादा हो गया वैसे, चलो ठीक है, मान लो 100 किलो आटा चाहिए उनको। अब आटा वही 100 किलो ही बन पा रहा है, लेकिन अब लोग हो गए 1000, तो क्या हो रहा है, हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हमें और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सिंपल से क्या हो रहा है, हमारे कंजम्पशन बढ़ने की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, जो हम ये कह रहे हैं ना सस्टेनेबल तरीके से जिंदगी को जीना, ये कई बार हम मेंटेन नहीं कर पाते। बस ये आपका लास्ट वाला पॉइंट रह गया था इसमें, तो मुझे एक बार ये कराना था। एंड जो आपका कंक्लूजन रहता है चैप्टर का बिफोर वी मूव ऑन वाला, एक बार इसको देख लेते हैं। कहते हैं इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट इज शेप्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। इंडिया का जो बहुत अच्छा क्लाइमेट है, हमने देखा ना अलग क्लाइमेट है, मानसूनल क्लाइमेट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी ज्योग्राफी की वजह से। भाई क्या है, ऊपर हिमालयाज है, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आइलैंड्स है अलग अलग जगहों पे, तो अलग ज्योग्राफी है, तो इसकी वजह से क्या है, हमारे क्लाइमेट को भी बहुत एक अच्छा रूप भी मिलता है। कहते हैं अब ये हमको पता चल गया बहुत अच्छे से कि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म है, सीजन्स जो है वो बार बार आते हैं। रिकर का मतलब होता है हर बार आना, उसका बार बार होना, ईयरली बेसिस पे हर साल सीजन आते हैं। हर साल समर आएगी, अगले साल दोबारा समर आएगी, अगले साल फिर समर आएगी, तो विंटर, समर, रेनी, मानसून, ये सब आपका हर साल आता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न दिखाता है, दशकों का, यानी कि 10 सालों का। डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक, यानी कि 10 साल वो दिखाता है। कहते हैं फैक्टर्स जैसे कि लैटिट्यूड था, एल्टीट्यूड था, प्रॉक्सिमिटी टू द सी था, और टोपोग्राफी था, और विंड था। ये 5 फैक्टर हम लोगों ने पढ़े थे जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, ये इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अच्छा जी, कहते हैं मॉनसून जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बारिश का आना एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप साइकिल्स के लिए, और लोगों के जीवन शैली के लिए। क्लाइमेट जो है वो कनेक्टेड है कल्चरल ट्रेडिशन से, हमने देख लिया वो एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ चीजें हमने देखी थी कि कहाँ पे अगर बारिश हुई है तो उस चीज से हमने कौन सा कल्चर बना दिया है, अगर बहुत तेज गर्मी हुई तो हमने उससे कौन सा कल्चर बना दिया, हमने देख लिया था एग्जांपल्स। फेस्टिवल कौन सा बना दिया हमने, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ये हमने देखा था। कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प्स प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। और हमने ये भी देखा था, अगर हम पहले से ही क्लाइमेट को समझ लें, अगर हम पहले से प्रेडिक्ट कर ले कि कैसा होने वाला है, तो हम फ्लड्स के लिए, साइक्लोन्स के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। फॉर सपोज अगर मुझे पता है कि अभी साइक्लोन आने वाला है, अब साइक्लोन कहाँ पे आता है, मेजरली आपको पता है ईस्ट कोस्ट पे, तो मैं क्या करूंगी, ईस्ट कोस्ट की जगह को इवैक्यूएट करा दूंगी, यानी कि वहां से खाली करा देंगे हम कि वहां से लोग बाग आप हट जाओ। अच्छा, अब कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज लीड्स टू एक्सट्रीम ऑफ वेदर और टेम्परेचर एंड कैन हैव सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहे हैं भैया क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उससे क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। हमने देखा CO2 के बढ़ने से, अगर क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, जो क्लाइमेट पहले चाहे मान लो ठंडा हो रहा है, अब चाहे वो गर्म हो रहा है पहले से, लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, हमने क्या देखा था कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, या पहले इतनी कम ठंड नहीं होती थी, पहले इतनी कम टाइम के लिए ठंड नहीं होती थी, पहले बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब क्या है, गर्मी के बढ़ने की वजह से क्लाइमेट आपका चेंज हुआ है, CO2 के रिलीज की वजह से। नेचुरल अलग था, लेकिन हमारी हरकतें,
है ना। हमारी हरकतें जैसे कि डिफोरेस्टेशन करना, पेड़ों को बेफालतू में काटते रहना, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो वो सब चीजों की वजह से हमें नेचुरल वर्ल्ड पे भी, ह्यूमन वर्ल्ड पे भी हमें कई सारे बहुत सीव्र मतलब बहुत गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। 5 मिनट में हमने एक बार ये कवर कर लिया। बात करते हैं मैच द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे उनके इफेक्ट्स हैं। लैटिट्यूड से क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज इट। लैटिट्यूड से क्या हो रहा है, देखो हमने पढ़ लिया ये लैटिट्यूड है, दैट मींस उससे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस बनेंगी नॉर्थ में और साउथ में। क्योंकि लैटिट्यूड का काम क्या होता है, हमने देखा हुआ है अर्थ को ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, वो इक्वेटर होता है वो, और जो रिलेटिव लाइंस होती हैं जो नॉर्थ में होंगी तो वो डिग्री एन आ जाएगा, और अगर साउथ में होंगी तो वो डिग्री एस आ जाएगा। यह आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ होगा। तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, दैट मींस इसका काम क्या हुआ, डिफरेंट क्लाइमेट्स यहाँ पर क्रिएट करना, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। बात करूं ऑल्टीट्यूड की, दैट मींस क्या होता है, हाइट। तो वो क्या करती है, अगर हाइयर प्लेसेस है उन सब जगहों को ठंडा रखेगी। ये काम किसका है, ऑल्टीट्यूड का। कह रहे हैं प्रॉक्सिमिटी टू द ओशियन, मतलब सी के आसपास होना, ओशियन के आसपास होने से क्या रहता है, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, नॉर्मल रहता है। देखो यहाँ पे कौन सा है, ये रहा मॉडरेट द टेम्परेचर, सॉरी वेदर मॉडरेट रहता है, नॉट सॉरी टू से क्लाइमेट, नो वेदर या टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, डोंट से क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट तो लॉन्ग टर्म 30 साल के बाद हम उसको डिसाइड करते हैं। बात करूं मॉनसून विंड्स की, पता है भैया वेट एयर को, जो गीली हवा है हमने देखा था यहाँ पे चल रही होती है अच्छी खासी, ऐसे ऐसे करके फ्लो कर रही होती है, इसको खींच के ले आता है उसको इंडिया की तरफ, ऐसे करके वो डाइवर्ट हो जाती है। तो वेट एयर है ये इंडिया की तरफ आती है समर्स के टाइम पे। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे डायरेक्टली फिल भी कर सकते हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट है उसका पार्ट ए पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। भाई वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या है, कई बार इसको समझा चुके हैं, फिर भी देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। क्या लिखा है देखो, वेदर इज द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म कम टाइम वाली एटमॉस्फेयर की कंडीशन है कि भाई किसी एक जगह पर उस टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसा वेदर है, कैसी एटमॉस्फेयर कंडीशन है, कैसा टेम्परेचर है, कैसी हवा चल रही है, सब कुछ चीज है सिंपल। तो टेम्परेचर हो गया, चाहे आपका बारिश है उस टाइम पे, हवा है, चाहे कुछ भी है, वो सब किस में आ गई, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आ गई, सारी आ गई उसमें टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, विंड आ गया, सब कुछ आ गया। तो मैंने उसका टर्म यहाँ पे लिख दिया एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर की कंडीशन है जो कि किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे होती है और किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर वहां पर होगी। कहते हैं जैसे कि मान लो अब उस टाइम पे वहां पे धूप निकल रही है, वहां पे उस टाइम पे रेनी डे यानी कि बारिश हो रही है, और इट कीप्स ऑन, यहाँ पे अगर और क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये चेंज होती रहती है। क्या होती है, ये चेंज होती रहती है। अब लेकिन देखो क्लाइमेट की बात करती हूँ, क्लाइमेट क्या है, ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन, जो कि यूजुअली लॉन्ग पीरियड तक होती है, यूजुअली कब तक, 30 से 40 साल तक होती है। इसे हमने बोला है वेदर और उसे हमने बोला है क्लाइमेट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब ये आपका वो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो कह रहे हैं व्हाई डू प्लेसेस नियर द ओशियन हैव माइल्डर टेम्परेचर देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट। अब देखो अगर आपको डिटेल में समझना है उसके लिए मैंने चैप्टर करा रखे हैं, चैप्टर के तीनों पार्ट्स अपलोडेड है, आधे आई थिंक 55 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे वीडियोस हैं उसके, जहां पे बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बच्चों जो मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड रियली मतलब बाय हार्ट आपको बहुत सारा थैंक यू इस चीज के लिए। ऐसे आप लोग वीडियोस को देखते रहो, पसंद करते रहो, मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं। देखो मैथ साइंस के अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इंग्लिश की वीडियो में लेके आ सकती हूँ, ठीक है। चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि हाँ मैम आप इंग्लिश की ले आओ। मैं इंग्लिश की लाई एक्चुअली इस वजह से नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कुछ चैनल्स है जिसने अपलोड कर रखी है, तो मुझे ये था कि पता नहीं बच्चे देखे ना देखे, देखना पसंद करें या ना करें। इसलिए अगर आप लोगों को चाहिए हो इंग्लिश की वीडियोस, जस्ट एक कमेंट करना है आप लोगों के लिए और उसकी वीडियो आपको अगली बार मिल जाएगी। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगली क्लास से हम लोग आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि हिस्ट्री का उसको शुरुआत करने वाले हैं। बाकी पहले हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके वीडियोस को कंप्लीटली देखो ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई ओशियन के पास जो जगह होती है या फिर जो भी जगह पानी के पास है, अगर इन जगहों का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट क्यों होता है या माइल्डर क्यों होता है, उसको हमने समझा हुआ था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि मान लो भैया हमने ये देखा था कि लैंड और सी
जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जो सी है वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है और बहुत धीरे धीरे ही वो गर्म होती है। ये हमने देखा था। अब मान लो लैंड बहुत गर्म हो चुका है, माना लैंड बहुत गर्म हो गया भाई, बहुत हॉट टेम्परेचर है, लेकिन अभी तक क्योंकि दिन है तो दिन है, डे है तो लैंड गर्म हो गया, लेकिन अभी जो रात भर की ठंड जो पानी पे आई थी वो ठंड अभी पूरी तरह से पानी में से नहीं गई, यानी कि पानी अभी हल्का सा ठंडा है। अब मान लो यहाँ पे पानी है जो कि ठंडा है, ये यहाँ पे बहुत हॉट रखी है आपका लैंड, जो अब क्या होगा, हवा जो है आपकी यहां से चलेगी, हवा आपकी चल रही है, ठीक है जी। वैसे भी देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई है यहाँ पे लैंड का टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा इसका, लो, ठीक है। अब यहाँ पे है सी में, तो सी पे क्या है, सी में यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर क्या है वो लो है, तो प्रेशर कैसा है, प्रेशर है हाई। अब आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, कई बार बता चुकी हूँ, तो भैया हवा चलेगी यहाँ से यहाँ पे पानी से लैंड की तरफ, क्योंकि जो हवा पानी में से उत्पन्न हो रही है, पानी एवापोरेट होकर जो हवा आ रही है वो हल्की ठंडी है, तो ठंडी हवा जाएगी लैंड पे, और लैंड बहुत गर्म है तो लैंड की हवा से टकराएगी तो वो उसको भी ठंडा ठंडा सा कर देगी। ठंडी हवा यहाँ से आएगी पानी पे से लैंड तक आएगी बहती बहती, और लैंड बहुत गर्म है तो उसको भी ठंडा हल्का सा कर देगी। इस वजह से हम कहते हैं बार बार क्या होगा, ये फिर गर्म होगा फिर ठंडा कर देगी। अब अगर ये ठंडा हो गया रात को तो फिर दोबारा यहाँ से ठंडी हवा आएगी, फिर उसको ठंडा कर देगी, गर्म कर देगी। तो यहाँ पे जब ये ठंडा हो जाएगा तो गर्म हवा आ जाएगी, जब ये गर्म हो जाएगा तो ठंडी हवा आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से लैंड और सी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। जो सी है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लैंड का जो आपका टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखने में, माइल्ड रखने में, नॉर्मल रखने में। लेकिन आप सोचो दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, यूपी, इन सब जगहों के आसपास पानी है नहीं है। अब आप वहां की बात मत करना जो बिल्कुल ही पास में गंगा नदी है, मैं स्पेशली वहां की उस एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल पूरे एरिया की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपने तो सुना होगा, मुंबई में टेम्परेचर 30-35 इतना जाता है गर्मियों में भी, और दिल्ली में 50 पार, आपकी बार 50 पार। मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे बात कर रही हूँ जो टेम्परेचर का बातचीत था पिछली साल। चलो अब देखो लिखा गया है, हमने इसको लिखा है कोस्टल रीजन्स एक्सपीरियंस माइल्डर टेम्परेचर। भाई जो कोस्ट के रीजन्स होते हैं उनका टेम्परेचर माइल्ड होता है देन इनलैंड एरियाज। इनलैंड का मतलब जो अंदर की तरफ है, यहाँ पे जो अंदर की तरफ पूरे के पूरे आपके एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जैसे कि मान लो ओशियन है, कोई भी है, वो हीट अप गर्म और कूल डाउन बहुत धीरे से होता है देन द लैंड। अगर लैंड हीट हो गया है तो वाटर अभी भी ठंडा होगा, स्टिल कूल होगा, और कूल एयर जो है ब्लो करेगी वाटर से लैंड की तरफ और वो लैंड का टेम्परेचर को मॉडरेट कर देगी। और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अब इसका उल्टा हो जाएगा, अगर लैंड ठंडा पड़ा हुआ है वो गर्म है तो वहां से गर्म हवा आ जाएगी और उसको मॉडरेट कर देगी। तो ये सिस्टम ये चलता रहता है। इसीलिए जो प्लेसेस कोस्ट के पास होती है उनका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट सा रहता है। ये बात समझ में आ गई? सॉरी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे इसको लिख लो। थर्ड पार्ट पे आते हैं, व्हाट रोल डू मॉनसून विंड्स प्ले इन अफेक्टिंग इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए जो मॉनसून विंड्स है वो कैसा रोल प्ले करती है। तो क्या लिखा हुआ है हमने इसके लिए, हमने लिखा है कि जो मॉनसून विंड्स है बहुत क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए। क्यों? इंडिया का क्लाइमेट गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अगर उस टाइम पे मॉनसून के विंड्स एंटर ना करें तो जो हल्की बहुत ठंड होती है क्या वो होगी? नहीं होगी। जो एक ऐसा टाइम आता है जिसमें पसीना आता है, या मैं कहूँ ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो वाटर वेपर की अमाउंट जो उसमें एयर में मिल जाती है। अगर वो ना हो तो बस गर्मी ही गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत सूखी हवाएं चलेंगी, जो लू चलती है हमारे यहाँ पे। अगर वो बारिश ना हो तो क्या वो चीज होगी? नहीं होगी ना। जो ह्यूमिडिटी आती है, जो नमी आती है, जो हल्की ठंड होती है, वो होगी? नहीं होगी। ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो रेनफॉल आती है वो और टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है, टेम्परेचर को प्रभाव डालती है, उस पर कूलर करती है, हल्का ठंडा करती है। जो गरम गरम समर का टेम्परेचर है उससे हमें हल्की से राहत मिलती है। कहते हैं ना बारिश होगी हल्की राहत हो जाएगी। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। और ह्यूमिडिटी लेकर आती है भैया, जो बहुत ड्राई विंड्स है ड्राई नहीं होंगी, हल्के से ह्यूमिडिटी आ जाएगी। कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून हमने देखा था, जो हमारा ऐसे करके इस तरह से आता है, आपका साउथ से आ रहा है, जैसे साउथ का आता हमने उसको, और जब वो ऐसे आके इंडिया की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वेस्ट टू ईस्ट वो विंड्स चलती है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं साउथ वेस्ट। साउथ से आ रखी है और जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है उन्हें हम कहते हैं वेस्टर्ली। तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं वो, जो कि इंडियन ओशियन से आती हैं और बहुत हैवी रेन करती हैं इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में,
खासकर गर्मियों में। और ये जो बारिश होती है ये बहुत जरूरी होती है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर के सोर्सेस को भरने के लिए। वाटर के सोर्सेस यानी कि जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इन सबको रिप्लेनिश करने के लिए, इन सब पानी को भरने के लिए और कंट्री का इकोसिस्टम को चलाने के लिए। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आपस में सबके सब इंटरकनेक्टेड है, इसे हम बोलते हैं इको सिस्टम। भाई प्लांट्स जो है वो एनिमल से कुछ ना कुछ, जो एनिमल्स है वो प्लांट से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खा रहे हैं और उन्होंने उससे ले लिया। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों मिलकर प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट्स एनिमल से ले रहे हैं, ताकि प्लांट्स की पॉपुलेशन या प्लांट्स की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो एनिमल्स उनको खा लेते हैं। तो आपस में सब कुछ ना कुछ एक दूसरे से ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, सब चल रहा है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम, जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, अब देखो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं व्हाई इज चेन्नई वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर व्हाइल लेह इज कोल्ड। कि भाई जो चेन्नई है वो आपका जो देखो चेन्नई कहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे आपका ये रहा चेन्नई है यहाँ पे, ठीक है, और लेह कहाँ पे जो आपका इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, तो ये लद्दाख है सारा का सारा, ये आपके सारा का सारा, और यहीं पे जो आपका ये वाला हिस्सा लेह का है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि चेन्नई जो है भैया वो वार्म क्यों रहता है पूरे साल, लेकिन लद्दाख जो है वो कोल्ड रहता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो मैम आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा इंडिया, इसके ऊपर का पार्ट जो है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसा इस तरीके से पूरा आपका मैप बनता है। ये बहुत भाइयात बनाया वैसे मैंने, मुझे पता है यहाँ का बिगड़ गया बिल्कुल, लेकिन ठीक है। कह रहे इक्वेटर यहाँ पर है, इक्वेटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही तो है आपका चेन्नई, तो ये तो ऑब्वियसली गर्म ही रहेगा क्योंकि इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर से इतना दूर चला गया नॉर्थ में, ये यहाँ पे आ गया आपका लद्दाख का लेह यहाँ पे है, तो ये तो नॉर्थ में चला गया ना, बहुत बहुत ऊपर है। तो जो भी हमने देखा था लैटिट्यूड में कि जो भी जगह लैटिट्यूड में जितने ऊपर होगी, इक्वेटर से जितना दूर होगी वो जगह उतनी ही ठंडी होगी, और जो भी जगह इक्वेटर के जितना पास में होगी वो उतनी ही गर्म होगी, और जो जितनी दूर होगी वो उतनी ही ठंडी होगी। ये चीज हमने अभी तक पढ़ ली थी। अब देखो उसी को मैंने लिखा हुआ है कि जो चेन्नई है वो इक्वेटर के बहुत पास है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सनलाइट मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी पूरे ही साल तक, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर टेम्परेचर, इसलिए वहां का टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। लेकिन जो लेह है वो लद्दाख में है और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है और बहुत हाई लैटिट्यूड भी है, हाइट भी बहुत ज्यादा है और लैटिट्यूड भी, इसलिए ये इसका कोल्ड क्लाइमेट का बहुत मेजर फैक्टर है। हमको ये पता है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, सॉरी यहाँ पे एल्टीट्यूड है, ये लैटिट्यूड भी आएगा, यहाँ पे लैटिट्यूड भी आएगा, आप यहाँ पे ना मेंशन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लैटिट्यूड वाला पॉइंट भी आप मेंशन करना, क्योंकि लैटिट्यूड हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे भी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। सो लद्दाख जो है वो बहुत दूर है, लेह इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, दैट्स व्हाई हिज टेम्परेचर इज मच कोल्डर देन द चेन्नई टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे इसमें लिख देना, बाकी पॉइंट आप ये वाला बेशक से एक बार छोड़ देना, ये वाला पॉइंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ये लिखा था लेकिन लिखने के बाद ना समटाइम्स ना आई एम लाइक कि यार ये वाला पॉइंट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो पढ़ाते पढ़ाते जो चीज आती है ना कि नहीं ये वाला पॉइंट नहीं बच्चों, ये वाला पॉइंट लिखना आप, तो वो वाली चीज है, तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अच्छा, अब देखो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, लुक एट मैप ऑफ इंडिया। अब देखो ये तो आप लोग सोच ही नहीं सकते हो कि मैम ने आंसर्स कहीं से लिखे हैं, बिकॉज अभी तक भी किसी वेबसाइट पर भी आंसर्स अपलोड ही नहीं है, तो ये तो सोच ही नहीं सकते कि हाँ भाई किसी कहीं से मैम ने ये कॉपी कराया है या कहीं से देखा है कुछ भी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पे अपलोड ही नहीं है, चैप्टर भी नहीं कहीं पे अभी तक, तो इसलिए ये वाली बात तो सोचोगे ही नहीं, खैर खुद ही। चलो आगे देखते हैं, कहते हैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मांग रहे हैं आपसे, कहते हैं लुक एट मैप ऑफ इंडिया। मैप देखो जो आपको बुक के एंड में यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, जो फिजिकल भी और पॉलिटिकल दोनों मैप दे रखे हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई करो इन सिटीज का क्लाइमेट कैसा होगा, कौन सी सिटीज का, लेह का, चेन्नई का, दिल्ली का, पणजी, पणजी कहाँ पे गोवा में है, और जयपुर का, इन सब जगहों का टेम्परेचर कैसा होगा आपको वो बताना है। देखो लद्दाख कहाँ पे, माउंटेन्स में, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, कूल होगा, कोल्डर होगा बेसिकली। चेन्नई में इसके पास है तो मॉडरेट टेम्परेचर होगा क्योंकि सी के पास है वो, तो मॉडरेट होगा टेम्परेचर। दिल्ली में, दिल्ली क्योंकि सेंट्रल में आ रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे आता है दिल्ली, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम ठंड होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है। पणजी गोवा जो है वो बिल्कुल सी के पास है, इसलिए वहां का आपको पता है ना, यहाँ पे जो आपको ये वाला पार्ट है इसमें यही पर है बिल्कुल गोवा, महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे।
अच्छा, कह रहे हैं तो सी के पास है तो यहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट ही होगा। जयपुर है, डेजर्ट है, तो जो डे है एक्सट्रीम हॉट रहेगा और नाइट है वो एक्सट्रीम कोल्ड रहेगी, ये वहां पर होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इज दिस प्लेस नियर द सी, माउंटेन्स में, डेजर्ट में। हमने लिख दिया ये कहाँ कहाँ पर जगह है, ये वाली जयपुर डेजर्ट में है। कहते हैं हाउ डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट देयर। ये जो फैक्टर्स हैं, जो ये वाले फैक्टर्स हैं आपके, कहाँ पे है वो जगह वगैरह, किसके आसपास है, ये जगह वहां के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करेगी। तो बेसिकली आपको इसमें यहाँ का क्लाइमेट बताना है। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है दिल्ली में, क्योंकि आसपास कोई भी सी नहीं है, आसपास कोई भी पानी का सोर्स नहीं है, एक्सट्रीम ठंड रहेगी, एक्सट्रीम गर्मी रहेगी। तो हम कह रहे हैं जयपुर में यहाँ पर हमने बताया है डेजर्ट है, वो डेजर्ट में जो सॉइल होती है वो दिन में सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कई बार समझ चुके हैं हम इस पॉइंट में, रात को सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो वहां पे हॉट डेज होंगी और कोल्ड नाइट्स होंगी। अच्छा, फिर मैंने कहा चेन्नई है और पनाजी है, तो यहाँ पे सी के आसपास है, तो इनका टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और क्योंकि ले है, माउंटेन है, तो यहाँ पे हमेशा कोल्ड टेम्परेचर ही रहता है। समझ में आ गई ये वाली बात? अच्छा जी, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ड्रॉ द मॉनसून साइकिल इन समर्स एंड विंटर्स ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, मॉनसून साइकिल कैसी रहती है गर्मियों में, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून था, और ठंड आते आते जो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है, जो वापस जाता है, वो आपको उसको ड्रॉ करना है। आपसे कह रहे हैं, आपको बताना है कि भैया कहाँ पे कौन से विंड्स किस तरीके से लेवल करना है, कैसे विंड्स आ रही है समर में, विंटर में विंड्स कैसे जा रही है, सब आपको बताना है। आपको उनके डायरेक्शन भी शो करनी है। अब देखो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे प्रयास आप लोगों के लिए करा हुआ है इस पीडीएफ पे, जो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। देखो यहाँ पे बोल रही है आंसर नंबर 4 है आपका, जिसकी बात कर रहे हैं हम। ये मैंने बात करी है समर्स की, कि समर्स में कैसा होता है। समर्स में हमने देखा था कि नीचे जो है आपका, यहाँ से मान लो ये है, इस तरीके से जो है विंड्स है वो ऐसे करके आती है, आपको पता है साउथ वाले एरिया से यहाँ पे आके जो है रिफ्लेक्ट इस तरीके से इंडिया की तरफ मुड़ जाती है, और जब मुड़ती है तो वो ऐसे करके फ्लो करती है। आपको अपनी बुक्स में, आप कॉपीज में अपना ऐसे वाला मैप ड्रॉ कर लो आप, अगर आपकी टीचर अलाउ करें तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको इस तरीके का मैप यहाँ पेस्ट करना है, जहां पे आपको ये दिखाना है कि इंडिया में समर्स है इस टाइम पे, और इस टाइम पे आपका साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि ना साउथ वेस्ट मानसून है। और क्या हो रहा है कि विंड्स ऐसे करके आएंगी, तो पहले आपके जो है इस वाले वेस्ट कोस्ट पे आएंगी, वेस्टर्न घाट्स के पास, फिर एक जो ब्रांच यानी कि एक ब्रांच जाएगी अरेबियन सी में, एक ब्रांच जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वो इस तरीके से आपको जाएगी बांग्लादेश में, तो जाएगी यहाँ पे आपका ये मेघालय वाला पार्ट, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे चलेगी ना, यहाँ पे आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, दैट इज 11,000 मीटर। 11,000 मीटर इतनी आपकी यहाँ पे रेनफॉल होती है। अच्छा सॉरी 1100 मीटर, 1100 नॉट 11,000, 1100 मीटर। एक सेकेंड, नहीं हाँ 400 इंचेस है ना आपका, हाँ तो 400 इंचेस है, तो 11,000 मीटर, सही बोल रहे हो, 11,000 मीटर आपकी यहाँ पे जो है रेनफॉल होती है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक 11,000 मिलीमीटर है, 11 मीटर में, वही कह रही मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है 11,000 मिलीमीटर है, दैट मीन्स 11 मीटर की रेनफॉल होती है, दैट मीन्स 400 इंचेस करीब, 465 समथिंग इंचेस की रेनफॉल होती है। डोंट गेट कंफ्यूज मेरी तरह। अच्छा अब देखो यहाँ पर कहा हमने कि मेघालय में यहाँ पे मौसम राम चेरापूंजी है, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल आपकी होती है। इस तरीके से विंड जो है फिर आगे की तरफ मूव ऑन करती है, ऐसे करके आगे जाती है, और फिर जो है यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तो खैर अरावली हिल्स है, यहाँ तक वो रेनफॉल कराती है इस वाले एरिया में, ये दोनों की दोनों विंड्स मिलकर। समझ में आ गया आपको? तो ये आपका है साउथ वेस्ट मानसून का मैप। आपने ये भी देख लिया कि विंड्स की डायरेक्शन आपको कैसे दिखा रखी है, कि विंड्स कैसे आ रही है। बात करूं विंटर्स में विंड्स कैसे आ रही है, तो आपको पता है जिस तरह से गई थी उस तरीके से वापस आएंगी। यहाँ वाली विंड्स ऐसे आएंगी वापस, यहाँ वाली ऐसे आएंगी, यहाँ वाली ऐसे आएंगी, यहाँ वाली भी इस तरीके से वापस आएंगे सारी की सारी। अब जब वापस आएंगे तो देखो सब के सब लैंड से आ रही हैं, लैंड वाली जगह से आ रही है, देख रहे हो सब लैंड से आ रही है, यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, सब लैंड से आ रही है, तो लैंड तक आ रही है जहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी। लेकिन जो आपकी ये वाली विंड है, जब वो पानी वाले एरिया से जाएगी और यहाँ पे टकराएगी,
तमिलनाडु के कोस्ट पे और पानी वाली जगह से गई है, तो यहाँ से इसने मॉइस्चर कलेक्ट कर लिया है और यहाँ जाके बारिश कर देगी। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि जो आपके विंटर में होती है, यानी कि जो आपके अक्टूबर नवंबर में होती है, नवंबर दिसंबर में होती है, इस टाइम पे तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। साउथ वेस्ट मानसून में यानी कि समर्स में तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा ये जो विंड्स है ये डायरेक्टली ऐसे करके यहां से चली गई, यहाँ पे टकराई भी नहीं है, ये यहाँ से सीधे सीधे ऐसे करके ये चली गई आगे, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन साउथ वेस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बारिश होती है। बाकी हमने इस कॉन्सेप्ट को वहां पे समझा हुआ है चैप्टर में बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं मेक अ कलरफुल पोस्टर आपको बनाना है, जहां पे आप दिखा रहे हो फेस्टिवल्स जो कि वैसाखी या ओणम जैसे कि फेस्टिवल्स, जहां पे आप दिखा रहे हो फार्मिंग और वेदर, ये दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, आपको पिक्चर्स वगैरह भी ड्रॉ करनी है। देखो मैंने यहाँ पे पहले एक चीज लिखी हुई है, बैसाखी को हम सेलिब्रेट करते हैं जब टाइम ऐसा आता है जब बहुत तेज हवाएं चल रही होती है, बारिश आती है, थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़क रही होती है, और इन स्टॉर्म्स को हम बोलते हैं काल बैसाखी। और क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर वहां का, क्योंकि पंजाब हरियाणा में सेलिब्रेट करते हैं ना वैसाखी हम लोग, तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ का जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। इसको ब्लेसिंग मानते हैं, देन मानते हैं, जो उस टाइम पे पानी चाहिए होता है क्रॉप्स को वो इससे मिल जाता है, तो इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओणम को हम एक्चुअली साउथ वेस्ट मानसून के बाद सेलिब्रेट करते हैं, जब बारिश हल्की से कम हो जाती है और क्रॉप्स अब तैयार हैं कि उनको हम कटाई कर सकें, और पानी को, जो चावल की खेती होती है उसको जो पानी चाहिए होता है वो पानी उसको मिल जाता है, इसलिए हम उसको वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो कहाँ बैसाखी मैंने दिखा रखी है, डांस वगैरह कर रहे हैं, अच्छी रेनफॉल उन लोगों को मिली है, खूब डांस करते हैं पगड़ी वगैरह पहनकर। ये देखो ओणम है, ओणम में ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ओणम में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं फूल की, दिख रहे हैं आपको, रंगोली वगैरह बना रहे हैं ये लोग, फुलवारी करते हैं, पूकलम कर रहे हैं, फ्लावर की रंगोली। जो वल्लम कली का मतलब होता है बोट की रेस होती है केरला में, क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं ना ओणम हम, तो वहीं पर ये मालाबार कोस्ट पे बोट रेस होती है, उसको वो लोग वहां पे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ओणम सद्या होता है, ये जो एक बहुत अच्छी वहां का खाना वगैरह फीस्ट होती है, प्रॉपर ग्रैंड फीस्ट होती है, खाना होता है। इस तरीके से ये लोग उस टाइम पे खाना खाते हैं, क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, अपने घरों को सजाते हैं, लाइट्स वगैरह से, डिश बनाते हैं, नए नए कपड़े इस टाइम पे ये लोग पहनते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ओणम है वो सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं इमेजिन यू आर अ फार्मर इन इंडिया। आपको अब देखो ये दो आपके थोड़ा सा ना ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है आपकी खुद की बातें जानने के लिए। कहते हैं आप इमेजिन करो आप फार्मर हो इंडिया में, आपको एक छोटी सी डायरी एंट्री लिखनी है, आपको डायरी लिखनी है आप, जिसमें आप ये बताओगे कि आप खुद को प्रिपेयर कैसे करोगे रेनी सीजन के लिए। भैया अब आप फार्मर हो, लेकिन अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो आप कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे, वो यहाँ पर पूछा हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करनी है, यहाँ पे डायरी एंट्री करनी है। अब मैंने आपको प्रॉपर लिखा हुआ है, ये मान के भैया हम महाराष्ट्र एक फार्मर है, वहां रहते हैं, तो मैंने वहां की बात बेसिकली करी है। तो क्या हम तो कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा भैया हमें डायरी एंट्री करनी है, हमने डेट डाल दी आज की, हमने यहाँ पे जगह लिख दी हमारी, तो वो लिखेंगे डियर डायरी। अब मैं क्या लिखूंगी, मुझे ये बताने की भाई मैं एक फार्मर हूँ और मैं खुद को कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ रेनी सीजन के लिए, बारिश आने वाली है। क्योंकि भैया आज का दिन बहुत बिजी था, अब जो स्काई है वो क्लाउडी हो रहा है, भैया बारिश का मौसम हो रहा है। हम कहते हैं जो वेट सॉइल है, ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे जो मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे थे मेरे को। गीली मिट्टी की मुझे एक्चुअली वो आ रही थी, क्योंकि कल बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो हल्का सा ना मेरे को हो गया था गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी, उस टाइम पे मैं ये काम कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे गीली मिट्टी का और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हाँ गीली मिट्टी से ना मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ जी रेनी सीजन आने वाला है, और एज अ फार्मर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ, वट एवर हुएवर आर यू, बॉय और गर्ल, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप लोग। मैं फील्ड गया अपने साथ, अपने फादर के साथ, जैसे भी हमने टूल्स वगैरह चेक करे और ट्रैक्टर को रिपेयर करा, ट्रैक्टर को देखा, जो अपने हमारे टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, हमने सबका ध्यान रखा। हमने कैनाल था आसपास का, उसको भी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें इरिगेशन की जो फैसिलिटी अवेलेबल है मैंने उसको मेंशन यहाँ पे करने की कोशिश करी है। ठीक, कैनाल है आसपास, डैम है, जो भी आप उसको मेंशन कर सकते हो, मेरे फार्म के आसपास वो था। और ताकि ये देखने के लिए हमने कैनाल को साफ करा, ताकि जो रेन वाटर है वो अच्छे से उसमें फ्लो कर सके, और बहुत जल्दी ही हम लोग लैंड को प्लो करना, प्लो का मतलब क्या होता है, टिल करना उसको हल्का, उसको मान लो सरफेस ऐसा रफ है, प्लेन सरफेस है, उसको खोदना हल्का हल्का, ताकि उसमें आप सीड्स को आराम से बो सको, उसे बोलते हैं प्लोइंग करना। तो वही है, आप सीड्स को ताकि आराम से बो सको, जैसे कि चावल है या बाजरे वगैरह की खेती करनी है, क्योंकि मानसून सीजन आ रहा है, तो मुझे ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना है जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है। भाई मेरी जो मदर है वो भी, आप जो
पिछले साल जो ग्रेन्स वगैरह थे हमारे पास उसको सुखा रही है ताकि वो खराब ना हो जाए बारिश में। और हमने जो कैटल का शेड है, जो कैटल का शेड है, जो गौशाला है, उसको प्लास्टिक के शीट्स से कवर कर दिया है ताकि जो हमारे एनिमल्स है वो सूखे ही रहे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ। अगर बारिश अगर अच्छी रही तो हमारी क्रॉप जो है वो ग्रो अच्छी तरह से हो जाएगी, अच्छा खासा हमारा हार्वेस्ट यानी कि कटाई जो क्रॉप होगी बहुत अच्छी हमारे मिलेगी। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि अच्छी बारिश हो सके, ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से हो सके। गुड नाइट डायरी मैं रात को लिख रही हूँ। मेरा नाम है प्रगति अग्रवाल। चलो अब देखो, ये आपकी हुई डायरी एंट्री। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप इसको करना चाहो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज आइडेंटिफाई करना आपको एक नेचुरल डिजास्टर, जैसे वो साइक्लोन है या फ्लड है या लैंडस्लाइड है या फॉरेस्ट फायर कोई भी है, और आपको उसके लिए एक शॉर्ट एसे लिखना है। आपको लिखना है एक छोटा सा एसे जिसमें आप बताओगे कि आपके कॉजेस क्या है, ये वाले पर्टिकुलर डिजास्टर के होने के किस वजह से होता है, ये इसके होने से इंपैक्ट क्या होता है, और एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके इंपैक्ट को, जो इंपैक्ट इससे हुई है, जो प्रॉब्लम इससे हुई है, इसको रिड्यूस करने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने आप लोगों के लिए मैंने किसी एक का नहीं लिया है, मैंने कोशिश यहाँ पे करी कि मैं चारों को मेंशन करूं। मैंने यहाँ पर देखो फ्लड के बारे में भी लिया है, फ्लड के कॉजेस क्या होते हैं, फ्लड का इंपैक्ट क्या होता है, फ्लड के लिए कौन कौन क्या क्या कर सकता है, इंडिविजुअल क्या कर सकता है, कम्युनिटीज क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मैंने यहाँ पे सबको मेंशन करा है। सेम एज मैंने यहाँ पे साइक्लोन का भी लिया हुआ है, सेम एज मैंने यहाँ पे आपका लैंडस्लाइड का भी लिया हुआ है, एंड लास्ट एट द लास्ट हमने यहाँ पे लास्ट में फॉरेस्ट फायर का भी लिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले पीडीएफ को आपका मैं यहाँ पे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप उस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इसका पूरे का पूरा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बेसिकली आप वहां डाउनलोड कर लो उसको, वहां से आप लोग सब कुछ आराम से देख सकते हो। फिर मैं आपको कोई भी एक पार्ट इसमें समझा देती हूँ। कौन समझाऊं, तो जो फर्स्ट में लिखा था फ्लड उसी को हम लोग समझा देते हैं। और आपको जो भी लिखना हो आपके लिए बता रही हूँ मैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लेना। एडुमेंटोरियल्स के नाम से ही है वो भी, हाँ उसी नाम से है। वहां पे कुछ पीडीएफ ऑलरेडी पड़े हैं, वो 10th क्लास के हैं, लास्ट ईयर के हैं, इस साल के आपके 7th क्लास के मैं जिसमें अपलोड कर दूंगी ये वाला पर्टिकुलर पीडीएफ। ऑन द नेम देखो, आंसर 7th SST चैप्टर 3 ऑल क्वेश्चन, इस तरीके से नाम से आएगा, एंड तब आप लोग उसको डाउनलोड करके वहां से उसको देख सकते हो। देखो क्या बोल रहे हैं, फ्लड की बात करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, फिर बहुत लंबी खिंच जाएगी, बच्चे फिर देख नहीं पाएंगे। देखो क्या बोल रहे हैं हम, ऐसे हम लिख रहे हैं फ्लड पे, तो मैं बोल रही हूँ फ्लड होती कब है, पहले ये बताओ फ्लड कब होती है। फ्लड का मतलब होता है जब एक एरिया में पानी बहुत ज्यादा हो गया है कि उसको जो ग्राउंड है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। फ्लड कब आएगी, जब जो नदी का पानी ओवरफ्लो कर जाए, तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, तब जो है फ्लड आती है, घरों में जाती है, रोड्स में, फार्म्स वगैरह में एंटर कर जाती है, और वहां पे लोगों को, एनिमल्स को या फिर एनवायरनमेंट को बहुत बुरा प्रभाव डालती है। किन वजहों से फ्लड होती है, बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत कम समय पे रिवर्स ओवरफ्लो कर देंगे तो आसपास की जगहों पे बाढ़ आ जाएगी। ड्रेन्स ब्लॉक, नालियां ब्लॉक कर रखी है, पानी के निकलने की जगह नहीं है। नदियां ब्लॉक कर रखी है, पानी के निकास की जगह नहीं है, चाहे उसमें कूड़ा फंस रहा है, चाहे प्लास्टिक की चीज फंस रही है, कुछ भी फंस रहा है, लेकिन उस वजह से बाढ़ आ जाती है। आप पेड़ काट दोगे, मिट्टी नहीं है, तो भाई पेड़ हमने क्या समझा लास्ट क्लास में, पेड़ होता है तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो सॉइल को अपने पास बांध के रखती हैं। आपने पेड़ काट दिया, सॉइल ऐसी हल्की लूज पड़ गई, अब वो सॉइल लूज पड़ेगी, हवा चलेगी, पानी आएगा, सॉइल गिर गई वहां से, नॉर्मल रोड है, अब वो पानी एब्जॉर्ब कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं, ट्रीज जो है हम उनको एब्जॉर्ब करते थे, रेन वाटर को, वो लोग भी, आपने उनको भी काट दिया, सॉइल भी नहीं है तो खराब हो गया मामला। फिर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि भैया अब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी आएगी तो उससे भी प्रॉब्लम होगी, मेल्टिंग आइस है, माउंटेन से आएगी तो उससे भी फ्लो बढ़ सकता है, जैसे हमने देखा था ग्लेशियर लेक्स, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे इम्पैक्ट क्या क्या होता है भैया, लोगों के घर खो जाते हैं, लोगों के घर बार घर वाले खो जाते हैं, जो घर के लोग हैं, बाढ़ आई है तो कौन कहाँ बह गया कहीं पता नहीं चला। कई बार क्रॉप्स है वो तो खराब होती ही होती है, एनिमल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल्स भी बह जाते हैं, बहकर बेचारे कहाँ जाते हैं। रोड्स है, बिल्डिंग्स है, वो सब डैमेज हो जाता है, सब तहस नहस हो गया। कितने लोगों को बीमारियां फैल जाती हैं, कॉलेरा है, चाहे डेंगू है, गंदा पानी होता है ना, क्योंकि नाले वाले का भी तो होता है ना उस पानी के अंदर, तो प्रॉब्लम होती है कई सारी। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके इस इम्पैक्ट को या इस चीज को कम करने के लिए, आप क्या करोगे, इंडिविजुअल हो आप मैं आप हम अलग अलग सब लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, हम क्या करेंगे भैया कि जो ड्रेन्स हैं या जो नदियां हैं आप उसमें कूड़ा मत फेंको।
या आप कहीं भी जाते हो, मैं कितनी बार से हम कहीं भी किसी घूमने वाली जगह पे गए हैं जहाँ पानी वगैरह, मान लो हरिद्वार ही जाओ, तो मतलब कहीं भी जा रहे हो गंगा के आसपास, यमुना के आसपास, इतना गंद फैला रखा है लोगों ने, मतलब देखिए लॉकडाउन में कितना साफ हो गया सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है, सब वही दोबारा से गंदा। तो वो चीज मत करो, कोशिश करो कि पेड़ काटने के बजाय उनको ग्रो करो, और तो पेड़ लगाओ। और बारिश अगर का मौसम दिख रहा है तो थोड़ी सी इमरजेंसी किट को रेडी रखो, थोड़ा ध्यान रखो, अवेयरनेस फैलाओ आप लोग। कम्युनिटी कर सकती है, बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल है, पूरी गली है, पूरा मोहल्ला है, मिलकर क्या कर सकते हैं, ड्रेन्स को, जो नाले वगैरह हैं, वाटर वेज उनको साफ कर सकते हैं। लोगों को फूड सेफ्टी के लिए, फ्लड सेफ्टी के लिए एक्चुअली बोल अवेयर कर सकते हैं। और ऐसा मत करो, आपको पता है अगर आपके यहाँ बाढ़ वाला एरिया है तो आपने निचाई पे घर मत बनवाओ, थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ के फिर आप लोग घर बनवाओ, ताकि बाढ़ अगर इस लेवल तक आ रही तो आपका घर बच जाएगा एटलीस्ट। समझ गए क्या बोलना चाह रही हूँ? अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डैम बनाए गवर्नमेंट, तो भैया फ्लड बैरियर बनाए गवर्नमेंट, तो बहुत काम कर सकती है, करती तो नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग कर सकती है, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम करती है, जो कई बार सही होता है ऑलमोस्ट, और कुछ बार गलत भी हो जाता है। जब बिल्कुल होने वाला होता है सटीक जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल तब आती है। वो कहते हैं आप रेस्क्यू करो, लोगों को बचाओ फ्लड्स के टाइम पर। और ये हमने बात करी, कुछ कंक्लूजन की कि फ्लड जो है बहुत डेंजरस होती है, लेकिन अगर सब हम एक साथ काम करें हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। हम नेचर का ध्यान रखें, हम प्रिपेयर रहें, हम अपने घरों को और खुद की जिंदगी को सेफ रखें। इस तरीके से मैंने सेम आपको साइक्लोन्स का बता रखा है कि आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, थोड़ा दूर घर बनाओ। बाकी सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको अगर किसी का भी और का चाहिए हो पीडीएफ में आपको जाके एक बार उसको देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि बाकी आगे जो भी क्वेश्चन के चैप्टर्स वगैरह होंगे वो सब आपको वहीं पे आंसर्स वगैरह मिल जाया करें। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ऑलवेज ओपन है। थैंक यू सो मच उतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कमेंट्स करने के लिए मेरे लिए, थैंक यू लिटरली बाय हार्ट, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का शुरुआत होगी, वहां से आपका सेटलिंग वगैरह कम्युनिटीज वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिगिनिंग हो रही, अलग अलग सिटीज कैसे आई, कहाँ पर कौन से शहर बने, हम लोग सब कुछ यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो। और अगर मैंने बोला अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंग्लिश की वीडियो लेकर आऊँ तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बोल देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में बोल देना, उसकी वीडियोस आप लोगों के लिए आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।